हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में अपने प्रीवियस लेक्चर में अविकारी शब्द पढ़े। आइए आज की क्लास में हम पद परिचय पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आपके व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आप इसके अंतर्गत कवर कर लेंगे। एक तरफ से ये आपका रिविजन जो है क्लासेस ये आपकी चलेंगी। तो देखिए, पद परिचय, पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, पद क्या है। पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद में भेद को आप समझें कि शब्द क्या है और पद क्या है। ठीक है, बेसिकली अंतर क्या है शब्द और पद में। देखिए, शब्द होता क्या है। शब्द आप जानते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को आप शब्द कहते हैं। आप वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है जिसका अर्थ होता है। शब्द क्या है, जिसकी कुछ ना कुछ जिसका अर्थ होता है। जबकि जो पद है वो क्या है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर राम, पत्र, पढ़ना, ये शब्द हैं और यही शब्द आपके पद कब बनते हैं। देखो, पद समझने के लिए आपको शब्द समझना पड़ेगा। शब्द क्या होता है आप जानते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल को आप शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को आप वाक्य कहते हैं और वाक्यों के सार्थक मेल को आप भाषा कहते हैं। तो यहाँ हम समझ रहे हैं, अंतर हम जान रहे हैं किसको, पद और शब्द में क्या अंतर है, क्या इन दोनों में भेद है। इन दोनों का भेद समझना अति आवश्यक है। पद क्या होता है, जब कोई शब्द जो है व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे आप पद कहते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप में वो आपका क्या होता है, शब्द होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। अब देखिए, आप यहाँ पर राम, पत्र, पढ़ना, ये शब्द हैं, ये स्वतंत्र रूप में है। अभी आपने इसको किसी व्याकरण नियम के अनुसार इसको प्रयुक्त नहीं किया है। अब इन्हीं शब्दों से एक यहाँ पर वाक्य बना है, राम पत्र पढ़ता है। ये शब्द है, राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम, इन दोनों वाक्यों में, जैसे इसमें राम, पहला वाक्य है आपके पास राम पत्र पढ़ता है और दूसरा वाक्य है राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों ही वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम, पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर राम ने पत्र पढ़ा और राम पत्र पढ़ता है, ये अब व्याकरण के नियमों में बंध गया है। यहाँ पर इसको व्याकरण के नियमों में प्रयुक्त किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ आपके पास राम, पत्र और पढ़ना, ये शब्द थे। इन शब्दों से हमने एक वाक्य बनाया और ये वाक्य जो है नियम में बंध गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर राम पत्र और पढ़ता है, ये आपका क्या है, ये आपके यहाँ पद हैं, इस वाक्य के पद हैं। तो समझ गए आप पद और वाक्य में क्या अंतर है। शब्द में, पद और शब्द में क्या अंतर है। पद आपका व्याकरण के नियम में प्रयुक्त होता है जबकि शब्द आपका स्वतंत्र होता है। राम पत्र पढ़ना ये शब्द हैं, जबकि राम पत्र पढ़ता है ये वाक्य है। इस वाक्य में ये पद है, राम पत्र और पढ़ता। ठीक है। तो यहाँ पर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं इन दोनों वाक्यों में। पद परिचय क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत जो है व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब हम जानेंगे इन पदों के बारे में। ठीक है ना। किसी भी वाक्य में जो पद प्रयुक्त हो रहे हैं इनका व्याकरण में क्या जो है, इसका परिचय आप किस प्रकार से व्याकरण के नियमों द्वारा इनका परिचय हम जानते हैं कि ये राम क्या है, ये पत्र क्या है, ये पढ़ता क्या है, इनका हम यहाँ पर परिचय जानते हैं। तो व्याकरणिक परिचय क्या है, तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी और अविकारी होते हैं। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किसी तरह का अव्यय है और उसका अन्य शब्दों से जो है पदों का परिचय देते हुए बताना, व्याकरणिक से संबंध बताना, उसका अन्य शब्दों से जो है या फिर
उसका अन्य शब्दों से संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय है। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का आपको आवश्यक ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखिए संज्ञा। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। देखो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, आप अलग अलग पढ़ चुके हैं। अब जो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत आपका जितना भी आपने अभी व्याकरण में पढ़ा है वो सभी आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास संज्ञा आपने पढ़ ली है, सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब विकारी और अविकारी शब्द पढ़ चुके हैं, तो पद के अंतर्गत पद परिचय के अंतर्गत ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं। साथ में आप इनको रिवीजन भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के भेद लिंग, वचन, कारक के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो देखो संज्ञा 3 भेद है इसकी, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ इसका संबंध होता है, ठीक है। सर्वनाम के भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से इसका संबंध होता है, ठीक है। विशेषण के भेद आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, लिंग, वचन, कारक और उसका विशेष्य, क्रिया, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्रिया के भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, धातु, कर्म और कर्ता का उद्देश्य, उल्लेख। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का भेद और तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख किया जाएगा। समुच्चय बोधक और उसके भेद पढ़ेंगे आप, संबंध बोधक और भेद, और इसके बाद विस्मयादि बोधक जिसमें हर्ष, भाव, शोक ये सभी आ जाते हैं। ये आपका टॉपिक है, ये आप यहाँ पढ़ने वाले हैं किसमें, इस पदों में। सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि यहाँ पर आप डालेंगे। सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो ये 8 यहाँ पर आपके पद है ना, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जो है ये सभी पदों को आप मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इससे पहले ये आपके कंटेंट थे कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पद परिचय में, ठीक है। तो देखें सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि यहाँ पर हम डालेंगे। सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका विकारी और दूसरा आपका अविकारी शब्द, ठीक है ना। तो विकारी और अविकारी शब्द 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। और ये कौन कौन से, इसके 4 भेद हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण और चौथा आपका क्रिया विशेषण। सॉरी, क्रिया विशेषण नहीं आएगा यहाँ पर क्रिया आपका आएगा। ये विकारी पद है, ठीक है ना। क्रिया विशेषण आपका अविकारी में आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पदों में जो है लिंग, वचन, इन पदों में जो विकारी शब्द हैं उनमें लिंग, वचन, यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि विकारी शब्दों में या पदों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर जो है विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसमें आपका सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विकारी पद है। अब एक एक करके इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं ये आपने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ हम रिवीजन पद का परिचय दे रहे हैं, विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद आपके 3 हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, इसमें आपका क्या आ जाता है, किसी जगह का नाम, ठीक है। तो ये आपके व्यक्तिवाचक में, जैसे राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय आदि। अब इससे ज्यादा हम आपको व्यक्तिवाचक में बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, क्योंकि यहाँ हम पद परिचय पढ़ रहे हैं, तो इसको हम एक संक्षिप्त रूप यहाँ पर एक संक्षिप्त इस पर जो है नजर डालेंगे, इसको हम रिविजन के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जाति में जैसे आपका बालक, अध्यापक, शहर, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर आदि आ जाते हैं। तीसरा है भाववाचक, जिसमें बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजदूरी, मजबूती, ठीक है,
सफाई आदि जो है यहाँ भाव आ रहा है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं जो संज्ञा है, संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, इसके अलावा द्रव्य, पदार्थ, धातुएं और समूह का बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पर आपको द्रव्यवाचक, जो आपके द्रव्य चीजें हैं जिनको आप, वो द्रव्यवाचक संज्ञा, और साथ में आपका समूहवाचक, ठीक है, जो कि आपके जातिवाचक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पद परिचय। अब देखिए लिंग, जो आपकी संज्ञा है वो लिंग के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक का बालिका। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखिए लिंग के भी 2 भेद हैं, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो देखिए पुल्लिंग अध्यापक और इसका स्त्रीलिंग आपका अध्यापिका, सेवक सेविका, महाराज महारानी, कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, गायक गायिका आदि। तो देखिए हम कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द है उसको लिंग के आधार पर आप परिवर्तित कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। हमने कहा पद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी के अंतर्गत आपके संज्ञा आ जाते हैं, सर्वनाम आ जाता है, आपका विशेषण और क्रिया आ जाता है। अब हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद आप जानते हैं 3 भेद हैं। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा को आप लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपके पास संज्ञा है क्या, अध्यापक, जातिवाचक है, और इसका आप लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपका पुल्लिंग में होगा तो इसको आप अध्यापिका ऐसा लिख सकते हैं। सेवक को आप सेविका लिख सकते हैं। देखिए सारे जो व्याकरण के जितने भी आप जो आपके पास टॉपिक थे वो आप पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो लिंग के संज्ञा के भेद हैं, जैसे आपके लिंग हो गए। ठीक है, फिर दूसरा हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो आपकी संज्ञा है उसको आप वचन के आधार पर भी परिवर्तित कर सकते हैं। विकार उसमें वचन के आधार पर भी आ जाता है। जो संज्ञा है उसमें वचन के आधार पर भी विकार आ जाता है। जैसे आपके पास कलम है, ये एक संज्ञा है। ठीक है, और इसको आप, ये एक वचन में है, इसके 2 भेद हैं, किसके, वचन के। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत आप लिंग लिखिए कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध पता चले, या फिर पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक का बालिका। और इसके 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, दूसरा आपका वचन आता है जो कि संज्ञा के भेद में ही है। ठीक है, और आप जानते हैं क्योंकि ये एक विकारी शब्द है, इसको वचन के आधार पर आप बदल सकते हैं। दवात है, ये आपका संज्ञा है, इसको आप वचन के आधार पर बदल देंगे, दवातें। कुर्सी, कुर्सियां। नारी, नारियां। दवाई, दवाइयां। घोड़ा, घोड़े। मटका, मटके। तो ये सभी आपके परिवर्तित हो जाते हैं लिंग के वचन के आधार पर। लिंग के आधार पर आपका अध्यापक, सेवक, महाराज, ये सभी आपके लिंग के आधार पर, ये पुल्लिंग में है, इनको आप स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना? साथ में यहाँ पर कुछ लिखा है, ध्यान दें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। ठीक है ना? राष्ट्रपति दोनों के लिए कहा जाएगा, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। प्रधानमंत्री स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम कहा जाएगा। तो दोनों लिंगों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपका रिवीजन चल रहा है, ये सारा आप कर चुके हैं, इसको समझ लीजिएगा। जो हम पढ़ चुके हैं उसका हम एक क्विक रिवाइज पद परिचय में कर रहे हैं। हमने कहा पदों को 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द। सारा आप पढ़ चुके हैं, आपने संज्ञा पढ़ लिया, आपने सर्वनाम पढ़ लिया, आपने लिंग पढ़ा, वचन पढ़ा। ठीक है, आप इसमें कारक भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पद परिचय में ये सारी चीजें आपको एक रिवीजन के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक का पुस्तक है।
ये सभी आपकी संज्ञाएं हैं और इनका आप वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि ध्यान दें, भीड़, जनता, सेना, कक्षा आदि सदा एक वचन में और आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर आदि बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका भी आपने विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसके 3 भेद हैं, लिंग, वचन और कारक। अब कारक आप पढ़ चुके हैं, डिटेल वीडियो में आपको बताया था, क्लास में आपको पढ़ाया था। कारक वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। ठीक है, आपके पास कारक के यहाँ पर भेद हैं। ठीक है, आठ भेद यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, और इसमें आपका एक अधिकरण भेद छूट गया है। तो देखिए यहाँ 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण, अपादान से अधिकरण, संबंध पहले आएगा, संबंध काकी के अधिकरण में और पर। यहाँ पर आपका 7वां भेद अधिकरण भी है, या 8वां आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अधिकरण में इसका कारक चिन्ह है में या फिर पर। ठीक है ना, 8वां भेद। तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक। और इनके कारक चिन्ह है कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, ये चिन्ह है इसके, से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से यहाँ अलगाव से, ठीक है, संबंध काकी के रारी रे, और संबोधन में हे, अरे, और अधिकरण में आपका में और पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता में आपका राम फल खाता है, सुमन ने पत्र लिखा, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, कर्म में वह फल खाता है, तो राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो कर्ता कारक राम ने फल खाया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं चिन्ह लगा करके। ठीक है, तो ये आपको डिटेल वीडियो में आप क्लास में हम कर चुके हैं। तो ये सभी इनके क्या हैं, इस कारक के यहाँ पर 8 भेद हैं। ठीक है, इनको भी आप समझ गए। अब देखिए सर्वनाम, इसके बाद आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम में आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आप जानते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि, ये सभी आपके सर्वनाम। इसके भेद कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 इसके भी भेद हैं, किसके, सर्वनाम के। सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनमें जो भी टॉपिक आपका रह जाता है उसको आप बताएंगे, वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ठीक है ना, अभी तो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप शॉर्ट में इसका परिचय देखेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम, ये, कुछ। ठीक है, तो भेद क्या क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उसका आदि। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में बात होती है बोलने वाले के लिए, जैसे मैं और हम, मैं एक वचन में आएगा और हम बहुवचन में आएगा। मध्यम पुरुष में बात होती है सुनने वाले के लिए, जिसमें हम आप और तुम से बात करेंगे, यानी कि श्रोता के लिए जो बात कहेंगे वो आपका मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में किसी अन्य के विषय में जब बात की जाए तो वह आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, जैसे वह, वे, यह, वह, ये, वे, ये सभी जो हैं आपके किसमें, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आप किसी के बारे में यह निश्चित रूप से आप कहें कि यह, ये, वह, वे। अनिश्चय में कोई, कुछ जैसे शब्द आपके आ जाते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, किसे, किसको आदि शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। साथ में 5वां आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी
उसकी, वह, ये संबंध बता रहा है, जिसकी, उसकी, वह, वो, जो, जैसी, वैसी। तो इस प्रकार के शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें जो भी टॉपिक आपका छूटता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं तो ये आपका एक रिवीजन चल रहा है पद के साथ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विशेषण। पद आपके पास 8 है यहाँ पर। विशेषण, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, जिसमें आप संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा, ये सभी आपके विशेषण हैं, ठीक है। जैसे अब इसके भी भेद हैं। कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए हम डिटेल में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो गुणवाचक विशेषण, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताएंगे, रंगीन, जैसे शांत, मौसमी। तो गुण जहां पर बताया जाता है वो आपका गुणवाचक विशेषण। अब गुण में वो गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक के भी दो उपभेद है, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित वाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में शब्द आएगा कुछ, कई, अनेक, बहुत से आदि शब्द इसमें आएंगे आपके अनिश्चित संख्यावाचक में। और साथ में दूसरा है निश्चित वाचक संख्या। ये आपने आज नोट नहीं करना है, इसको अपने सुनना है और इसको क्यों रिकॉल करना है, ठीक है ना। तो जैसे 10 अनिश्चित है, निश्चित आपका 10, 5 चौथा और चौगुना दोनों, तो इसमें निश्चित संख्या आएगी, ठीक है ना। तो विशेषण के यहाँ पर आपने भेद पढ़े, जिसमें गुणवाचक विशेषण आ गया, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम की के गुणों के या दोषों के बारे में बताएंगे। और संख्यावाचक आपका इसमें अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक आता है। अनिश्चित जिसमें आपको संख्या होगी लेकिन अनिश्चित होगी, जैसे कुछ, कई जैसे शब्द आपको दिखेंगे। अनिश्चित में आपको बिल्कुल निश्चित संख्या दिखेगी, जिसमें 10 हो गया, 5, कोई भी संख्या हो सकती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद हैं, जिसमें आपका अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक आता है। अनिश्चित में आपको विशेषता बताई जाती है, जैसे थोड़ा, कम, अधिक, तो ये अनिश्चित है। और निश्चित में 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका इसमें परिमाणवाचक विशेषण के भेद, तो उपभेद है। सार्वनामिक या संकेतवाचक, जिसमें आप देखिए सार्वनामिक विशेषण, जब संज्ञा के आगे आपका सर्वनाम लग जाता है तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर, ये छात्र, वह घर, वे कुर्सियां, तो यहाँ संज्ञा के आगे आपका क्या लग जाता है? सर्वनाम, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जा सकता है या संकेतवाचक विशेषण इसे कहते हैं। चलिए इसे नोट कर लें जल्दी से, जिन्होंने नोट करना है। विशेषण और किसे कहा जाता है, साथ में इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये पद परिचय में आप साथ ही आप मुझे बताएंगे कि जो टॉपिक आपका कम नहीं हुआ है उसको भी हम यहाँ पर एक टॉपिक और आ जाता है आपका प्रविशेषण। विशेषण तो होता ही है, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये हमने सर्वनाम के टॉपिक में आपको बताया था, ठीक है। तो जिसको विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो आम मीठा तो है लेकिन कितना है? बहुत। तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह है, तो भयावह तो है लेकिन अत्यधिक है। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई है, तो वर्षा हुई है लेकिन कितनी? बिल्कुल कम तो हुई है लेकिन बिल्कुल कम, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या है? विशेषण और प्रविशेषण, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको डाउटफुल लगते हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से या आप नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें जो है इसमें दिक्कत हो रही है, इसको आप दोबारा से पढ़ा लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। इसको भी आप पढ़ चुके हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे तो क्रिया कहते हैं। जैसे आपका लिखना हो गया, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो धातु क्या होती है?
जिसमें क्रिया का मूल रूप है उसमें ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे धातु धन ना सामान्य रूप, तो पढ़ धन ना पढ़ना, लिख धन ना लिखना। ठीक है, चलिए अब क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर आपने क्रिया के भेद किए हैं। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया आपके पास, इसके दो भेद होते हैं। देखो आपके पास, जैसे आपके पास मैं यहाँ कहूं कि राम खाता है, राम खाता है, तो यहाँ पर राम आपका कर्ता है और खाता है क्रिया है। कर्ता और क्रिया है, यहाँ पर कोई भी आपका कर्म नहीं है। अब यहाँ हमने लिखा राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो इसको भी आप पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो राम करता है और फल खाता है क्रिया है, उस क्रिया का प्रभाव फल पर भी पड़ता है, तो ये आपका कर्म है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक और जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक जैसे हंसाना, रोना, भागना, दौड़ाना, कूदना, उछलना, बैठना आदि। और सकर्मक पढ़ना, लिखना, खाना पीना, बनाना, ये सभी आपके सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब बनावट के आधार पर भी क्रिया के भेद हुए हैं। ठीक है ना, ये तो आपके कर्म के आधार पर है। बनावट के आधार पर भी आपके किसके क्रिया के भेद हैं, जिसमें मुख्य क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, यानी कि क्रिया से पहले कोई और काम आपने किया हो। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया जैसे टूट गया, रोता रहा, ठीक है, चल दिया, खा लिया, ये आपकी मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया कर लिया, ये आप क्रिया के अंतर्गत इसको मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं उनको हम डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मुख्य क्रिया हो जाती है बनावट के आधार पर, संयुक्त क्रिया हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने पढ़कर, तो उसके क्रिया से पहले कोई काम आपने कर दिया है, जो मुख्य काम है उस काम से पहले कोई काम कर लिया है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया, तो ये सभी आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, काल क्या होता है, देखो क्रिया के अंतर्गत हमने काल पढ़ा था। ठीक है, तो काल क्या होता है, क्रिया होने के समय को काल कहते हैं, कि काम किस समय हुआ है इसको काल कहा जाता है। हमने यहाँ काल के 3 भेद पढ़े हैं, आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, काल के 3 भेद हैं। ठीक है, वर्तमान जो काम आपका वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल जो काम आप पहले कर चुके हैं, और जो काम आप भविष्य में करेंगे, आगे करेंगे, जो काम आगे होने वाला है उसको भविष्यत काल कहा जाएगा। तो ये थे आपके विकारी शब्द और उनके बारे में परिचय। ठीक है, चलिए, तो इतना आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाता है, ये पद परिचय के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास, क्योंकि हमने क्या कहा, पदों के 2 भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब देखिए, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है, यानी कि ये जो हैं ना तो लिंग के आधार पर परिवर्तित होते हैं, ना वचन के आधार पर, और ना ही ये पुरुष और काल के आधार पर परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, जो विकारी शब्द है, जो आपके विकारी शब्द हैं, ये हैं आपके 4, जैसे संज्ञा हो, ये परिवर्तित होगा, ये वचन के आधार पर होगा, ये आपके पुरुष वचन और लिंग के आधार पर आपका परिवर्तित होगा। फिर जो आपका सर्वनाम है, ये भी वचन और लिंग के आधार पर। क्रिया आपके काल के आधार पर, विशेषण जो है आपकी संज्ञा के आधार पर, यानी कि वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तित होती है। अब इनमें आपका अविकारी शब्द में, अव्यय में, इनमें जो है लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि पर का जो है कोई असर नहीं होता है। जैसे शब्द आपका प्रातः है, प्रातः को आप नहीं बदल सकते हैं, ना वचन के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना पुरुष, ना आपका लिंग के आधार पर। ठीक है ना, अभी शब्द को भी आप नहीं बदलेंगे, चाहे आप उसमें कितने भी परिवर्तन कर दें। धीरे धीरे उधर, यहाँ, परंतु और इसलिए, ये आदि शब्द जो है कैसे हैं, अविकारी हैं, अव्ययी हैं। चलिए
अब जिस प्रकार से अपने विकारी शब्दों के भेद पड़े हैं न चार, यहाँ पर भी आपका अविकारी शब्द के कुछ भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और यहाँ पर निपात भी आता है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप जानते हैं ये भी चार इसके उपभेद हैं। भेद हैं कालवाचक, जिसमें काम कब हो रहा है, किस काल में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, इसकी जानकारी मिलती है। रीतिवाचक में आपको काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सरपट हो रहा है, अचानक हो रहा है, धीरे धीरे भली भांति हो रहा है या जल्दी से हो रहा है, आदि शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि काम किस रीति से चल रहा है, किस क्रम से चल रहा है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। काम किस स्थान पर हो रहा है, वो जो है इधर उधर, नीचे ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास, कहाँ काम हो रहा है, ये आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत मिल जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें आपको काम कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, बहुत हो रहा है, कम हो रहा है, अत्यधिक, जितना, उतना, आदि शब्द इसमें आ जाते हैं, ठीक है। संबंध बोधक आपका नेक्स्ट इसका भेद है, ठीक है। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर विद्यालय के पास बगीचा है, कहाँ है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं। तो जो अव्यय क्या कर रहे हैं, पास, और जो ये सामने शब्द है ये मंदिर और फूल के यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो इसे संबंध बोधक कहते हैं। ये आपने पढ़ लिया है। मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप के भीतर, के बारे में, के विपरीत, इसके अलावा अन्य संबंध बोधक आपके शब्द हैं, ठीक है। तो मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है, तो यहाँ पर साथ शब्द क्या है, ये आपका संबंध बोधक बता रहा है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर अन्य शब्द हैं जो संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड है समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु आदि शब्द क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक का काम क्या है, ये जोड़ना है, ठीक है। इसमें भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, जोड़ने वाले, तथा, और, एवं। विरोध दर्शक, किंतु परंतु, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, किंतु परंतु, लेकिन, मगर। विकल्प बोधक, अथवा, यहाँ विकल्प बताया जाएगा, ठीक है, विकल्प, अथवा, या, नहीं तो, अन्यथा। और परिणाम दर्शक, इसलिए, जब परिणाम की बात, इसलिए, अतः, फलतः, अन्यथा, ठीक है। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और ख इसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। हेतु बोधक, क्योंकि, इसलिए, इस कारण। संकेत बोधक में आपका यद्यपि, तथापि, यदि, तो, और उद्देश्य बोधक में ताकि, जिससे कि, और रूप बोधक में आपका अर्थात, मानो, यानी कि, ये शब्द आपके आ जाते हैं। तो ये आपका समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अंतिम इसका भेद है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, जिन अव्यय शब्दों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह, अरे, आहा, हाय, ये शब्द आपके विस्मय को बता रहे हैं। अब यहाँ पर आश्चर्य में अरे, ओह, हैं, क्या, ये शब्द आ जाएंगे। उल्लास या हर्ष में वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा, ये शब्द आएंगे। और देखिए इसका चिन्ह है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है, ठीक है ना, ठीक है। शोक और पीड़ा के लिए हाय, आह, उफ, हाय राम। घृणा, तिरस्कार, छी और छिक्कार, हट। चेतावनी के लिए हटो, बचो, सावधान, खबरदार। और स्वीकृति के लिए अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो देखिए सबके पीछे से विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, उसमें एक जो है पॉज आ जाता है, हल्का सा आप रुकते हैं, ठीक है ना। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य,
ठीक है। प्रशंसा, शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। संबोधन के लिए आप पुकारते हैं हे, अरे और सुनो, ठीक है। तो ये हैं इसके 4 भेद, किसके? अविकारी शब्दों के। इसमें निपात आपके सिलेबस में नहीं आता है। तो ये पद परिचय था जिसमें आपने विकारी शब्द और उनके भेद पढ़े, ठीक है, और साथ में अविकारी शब्द और उनके भेद आपने यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट होता है, देखिए अभी हमने एक पूरा इसको जो है समरी रूप में पढ़ा है, ठीक है। जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक थे उनको आपने यहाँ पद परिचय में एक समरी रूप में पढ़ा, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप जरूर बताएं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी टॉपिक पर यहाँ पर उसको रिवाइज करेंगे। तो आपने यहाँ पद परिचय पढ़ा, पद क्या होता है और शब्द क्या होता है, पद और शब्द दोनों में क्या अंतर है, क्या इन दोनों में यहाँ पर भेद है, ये आपने पढ़ा। और साथ में आपने यहाँ पदों के 2 भेद, जिसमें आपका विकारी और अविकारी शब्द आप पढ़ चुके हैं, और विकारी शब्द के 4 भेद, जिसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और साथ में इनके जो आपके क्या है भेद है उनके बारे में पढ़ा, और अविकारी या अव्ययी शब्द आप पढ़े हैं। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होता है, चाहे वो विकारी का भेद हो चाहे वो अविकारी का हो, उसको आप लिखें और बताएं और चैट के माध्यम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी टॉपिक पर यहाँ पर एक जो है क्लास लेंगे जिसमें आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।